नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 24 अक्टूबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आज का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है सीबीआई से रिलेटेड। यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटेस्ट भी समझेंगे और सीबीआई का बैकग्राउंड भी समझेंगे। इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट नाग मिसाइल कि नाग मिसाइल क्या है और प्रेजेंट कंटेस्ट क्या है, इसे दोनों को ही हम समझेंगे। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट आईएनएस कावारती और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा हमारा इन्फ्लेशन से रिलेटेड। इन्फ्लेशन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एक होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये दोनों ही इंडेक्स यूज किए जाते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसे भी समझेंगे और हाल फिलहाल में ये दोनों न्यूज में क्यों आए हैं उसे भी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से जो कि रिलेटेड है सीबीआई से। क्या हुआ है, रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है देने से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई को। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम थोड़ी ही देर में समझेंगे। उससे पहले आप एक पॉइंट यहां से याद रखिए कि अगर सीबीआई को किसी भी स्टेट में जाकर किसी भी केसेस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उससे पहले परमिशन लेनी होगी स्टेट गवर्नमेंट की। एक पॉइंट तो आपको यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताना है क्या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन जरूरत होती है किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए या नहीं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके बताइएगा। चलिए इस आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं और हम पहले समझते हैं कि कंसेंट के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर सीबीआई को किसी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट करनी है तो दो प्रकार की कंसेंट उसे मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से। पहली होती है स्पेसिफिक, दूसरी होती है जनरल। स्पेसिफिक कंसेंट में क्या होता है, अगर कोई केस जो है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से रिलेटेड है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, अगर इस प्रकार का कोई केस है तब जो उसे परमिशन दी जाएगी वो स्पेसिफिक होगी। ठीक है, यहां पर वो क्या कर सकेगा, इन्वेस्टिगेट कर सकेगा अगर कोई केस इन्वॉल्वमेंट है स्टेट गवर्नमेंट में रिलेटेड विथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहां पर जाके सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर पाएगा। ऑलराइट, यहां पे जो केसेस होते हैं वो करप्शन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं तो वो उससे भी रिलेटेड हो सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जनरल कंसेंट में क्या होता है, यहां पर जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल लें सुशांत सिंह राजपूत के केस का। यहां पर क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जनरल कंसेंट दे देगी सीबीआई को फॉर बेटर इंक्वायरी। ऑलराइट, ताकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास सीमलेसली बिना किसी परेशानी के उस केस से रिलेटेड सारे कंडक्ट आ जाएं। ठीक है, वो केस किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, करप्शन से रिलेटेड हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से रिलेटेड हो सकता है विद इन द कंसर्न स्टेट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जनरल कंसेंट दी जाएगी, कोई फॉर्मल कंडीशन उन्हें लेने की जरूरत नहीं होगी, फॉर्मल कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी सीबीआई को, वो डायरेक्टली जाके जनरल कंसेंट लेगी और अपना काम स्टार्ट कर देगी। अब विड्रॉ का क्या मतलब हुआ, इस कंसेंट को विड्रॉ करने से क्या होगा, अब मान लीजिए अगर कोई भी सीबीआई का ऑफिसर महाराष्ट्र की बॉर्डर में एंटर करता है तो उसके पास से सारी पावर चली जाएंगी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकेगा महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। ऑलराइट, जब तक कि उसे परमिशन ना मिल जाए स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, the decision means that CBI will now have to get consent from the state government for every case it registered in Maharashtra। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो कंसेंट लेन देन का मामला है कि विड्रॉ कर लेना या दे देना, ये किस अंडर कौन से एक्ट के अंदर होता है, तो एक एक्ट है आपका बहुत फेमस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। इसी एक्ट के सेक्शन 6 के अंडर स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया जनरल कंसेंट देने से। इसके पीछे रीजन उन्होंने यह दिया है कि सीबीआई का यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, डेली प्रैक्टिसेस होती है, उसमें
बाधा डालती है। ठीक है, ये रीजन दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रेजेंट केसेस पर? तो देखिए, इससे प्रेजेंट केसेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिन केसेस को ऑलरेडी कंसेंट दी जा चुकी है उन केसेस के ऊपर सीबीआई एज इट इज वर्क करेगा, लेकिन आगे से अगर कोई केसेस के से रिलेटेड इंक्वायरी करनी है तब वहां पर उन्हें कंसेंट लेनी होगी। जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं सीबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो सीबीआई है क्या? इट्स अ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी इन इंडिया। ठीक है, टॉप मोस्ट की पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सीबीआई। किसके अंडर वर्क करती है ये? तो इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के अंडर आता है। ठीक है, अगर करप्शन से रिलेटेड कोई स्पेशल केसेस हों तो वो उनसे रिलेटेड मैटर को कौन डील करता है? तो उनसे रिलेटेड मैटर को डील करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बना ही इसलिए गया है ताकि वो करप्शन से रिलेटेड इश्यूज को डील कर सके। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर प्राइम मिनिस्टर आता है या नहीं? ठीक है, ये पॉइंट आप मुझे बताइएगा। ठीक है, और अगर आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पढ़ ही रहे हैं तो आप मुझे ये भी बताइएगा कि क्या लोकपाल के अंदर प्राइम मिनिस्टर आता है या नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अगर इंटरपोल के साथ किसी एजेंसी को डील करना है, आपको पता होगा इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, जो कि वर्ल्ड लेवल पर क्राइम्स को डील करती है और उनके ऊपर सर्विलेंस बना के रखती है। अगर उससे किसी एजेंसी को डील करना है या फिर किसी मैटर को रिजॉल्व करना है तो वहां पर भी जो एजेंसी आपकी मैटर को हैंडल करेगी वो आपकी होगी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखें तो इसको सेटअप किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। कब? 1941 में। ठीक है, मकसद ये था कि ब्राइवरी और करप्शन के जो मैटर्स हैं उससे डील करे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फिर आगे चल के इसे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर स्टैब्लिश कर दिया गया और इसको चार्जेस दिए गए करप्शन से रिलेटेड मैटर को डील करना। अगर कोई करप्शन से कर रहा है तो उसको कौन डील करेगा? सीबीआई डील करेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको यहां से याद रखना है कि सीबीआई अपनी पावर को कहां से डिराइव करता है? तो इट डिराइव इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। ऑलराइट, फिर इसके बाद आगे चल के इसको पावर्स और दे दी गई। 1946 में इसको क्या पावर्स दे दी गई? तो हाई प्लेसेस में इसको सीरियस फ्रॉड से रिलेटेड, चीटिंग से रिलेटेड, इस तरह के जो सोशल क्राइम्स होते हैं उनसे रिलेटेड मैटर्स को भी सीबीआई डील करने लगा। आगे चल के इसकी पावर्स को बढ़ाते लगे। फिर अब ये सारे ही क्राइम, कन्वेंशनल क्राइम्स हो लाइक असेशंस, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, क्राइम्स कमिटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट्स, सारे ही क्राइम से रिलेटेड, ऑलमोस्ट सारे क्राइम से रिलेटेड मैटर्स को डील करता है सीबीआई। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है नाग मिसाइल से रिलेटेड। नाग मिसाइल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, इट इज अ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है यानी कि टैंक को खत्म करने के लिए यूज की जाती है। प्रेजेंट कंटेस्ट ये है कि थर्ड जनरेशन ऑफ नाग मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट करा गया है। कहां पर? पोखरन रेंज इन थार डेजर्ट। इस मिसाइल को डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो इट इज डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम ये बेसिक पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि इट्स अ एंटी टैंक मिसाइल और हाईली फोर्टिफाइड एनिमी टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आती है। इस मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की नींव रखी थी APJ अब्दुल कलाम ने। APJ अब्दुल कलाम का मिशन यह था कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। इस प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1983 में और कंप्लीटली बना लिया गया, अचीव कर लिया गया 2012 में। इस प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइल्स को बनाया जाता है। कौन कौन सी मिसाइल्स हैं? आपकी 5 मिसाइल्स हैं। पहली है पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है ना, शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस यानी कि सरफेस से ही लॉन्च की जाएगी और सरफेस को ही ये हिट करेगी। इसके बाद है अग्नि मिसाइल जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी अलग अलग रेंजेस हैं।
ठीक है। अलग अलग रेंजेस के अकॉर्डिंग अग्नि 1 बोला जाता है जिसकी रेंज थोड़ी कम होती है, और हाईएस्ट रेंज की अग्नि मिसाइल है अग्नि 5। फिर आपकी त्रिशूल मिसाइल जो कि एक शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि सरफेस से फायर की जाएगी और एयर के वाले जो टारगेट होंगे जैसे कि कोई जेट वगैरह उसको डिस्ट्रॉय करने के काम आएगी। नाग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगली मिसाइल होती है आपकी आकाश। आकाश जो है वो मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। त्रिशूल और आकाश जो है वो सेम ही मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, बस शर्त इसमें डिफरेंस ये है, त्रिशूल जो है वो शॉर्ट रेंज है और आकाश जो है वो मीडियम रेंज है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है आईएनएस कावारती से रिलेटेड। क्या कंटेस्ट है, देखिए रिसेंटली आईएनएस कावारती को इंडक्ट कर लिया गया है इंडियन नेवी में। कहां पर ये तैनात रहेगा आईएनएस कावारती, तो ये तैनात रहेगा नेवल डॉकयार्ड इन ईस्टर्न नेवल कमांड जो कि विशाखापट्टनम में सिचुएटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इस आईएनएस के बारे में। तो इसका नाम रखा गया है कावारती जो कि कैपिटल है आपकी लक्षद्वीप की। ऑलराइट, ये वन ऑफ द 4 इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है जिसे प्रोजेक्ट 24 के अंडर डेवलप किया गया है। ये चौथा है, तो बाकी के 3 कौन कौन से हैं, तो आईएनएस कमोरोता, आईएनएस काडमथ एंड आईएनएस कीर्तन, ठीक है। ये बाकी के 3 हैं जो कि प्रोजेक्ट 18 के अंदर डेवलप किए गए हैं। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज का जो कि है सीपीआई से रिलेटेड, यानी कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड। देखिए कंटेस्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं। देखिए इन्फ्लेशन यानी कि होता है महंगाई, यानी कि जो आपकी कमोडिटीज होती हैं उनकी प्राइजेस जो होती हैं वो हाई हो जाती हैं, ठीक है, या फिर लो हो जाएं, ठीक है। दोनों ही तरह से हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया या इन्फ्लेशन घट गया। ऑलराइट, अब इसको मेजर करने के 2 तरीके होते हैं सरकार के पास। पहला होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हम एक एक करके दोनों को ही समझते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, सरकार प्राइजेस देखती है होलसेल लेवल पर, यानी कि आपके थोक लेवल पर, ठीक है ना, एज अ होल थोक लेवल पर सरकार देखती है कि होलसेल लेवल पर जो आपकी कमोडिटीज हैं उनकी प्राइजेस बढ़ी हैं या फिर घटी हैं, ठीक है। यह देखा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर। कौन देखता है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है ये इंडेक्स, तो इसको पब्लिश करने का काम करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। बल्क में चीजों का प्राइस को देखा जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसका लॉस क्या होता है, देखिए इसका मेजर क्रिटिसिज्म जो है वो यही है कि जनरल पब्लिक जो होती है, जो आम जनता होती है, आप और हम जैसे लोग, हम होलसेल लेवल पर चीजों को प्राइस परचेज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं रिटेल लेवल पर प्राइसेस को परचेज करते हैं, ठीक है। बेस ईयर क्या होता है, जिस बेस ईयर के ऊपर यह देखा जाता है कि जो आपका इन्फ्लेशन है वो बढ़ा है या घटा है, तो WPI के लिए बेस ईयर 2017 में चेंज कर दिया गया था 2011 एंड 12। पहले कौन सा बेस ईयर हुआ करता था, तो 2004 एंड 5, ठीक है। देखिए बेस ईयर कब लिया जाता है, बेस ईयर कैसे डिसाइड किया जाता है, जब WPI जो है वो फ्लैक्चुएट सबसे कम किया हो, ठीक है ना, यानी कि इसमें जो मेजर चेंजेस हो WPI में वो ना आए हो, उस ईयर को सेलेक्ट कर लिया जाता है एज अ बेस ईयर, ठीक है। इसके बाद होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, रिटेल लेवल पर प्राइजेस जो आपकी कमोडिटीज होती हैं उनकी प्राइजेस को नोट किया जाता है रिटेल लेवल पर, यानी कि आप जब जाएं 5 रुपए का बिस्किट आपने परचेज किया, वो कभी जैसे पार्ले जी है वो पहले 5 रुपए का आया करता था, आज वो 10 रुपए का आने लगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू एडिशन हुआ या फिर वैल्यू में चेंज हुआ पार्ले जी बिस्किट की, ये हम चेक करते हैं रिटेल लेवल पर, ठीक है। यहां पर कंज्यूमर खुद जाके परचेज करता है, ऑलराइट। और ये 4 टाइप के होते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अलग अलग लेवल पर इनको डिवाइड किया गया है, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, फिर आपका अगला होता है एग्रीकल्चर लेबरर, कंज्यूमर प्राइस फॉर रूरल लेबरर, और लास्ट वाला आपका होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन रूरल कंबाइंड, दोनों के लिए, ठीक है ना। जो आपके पहले के 3 के बारे में हमने डिस्कस किया, ये तीनों को पब्लिश करने का काम किया जाता है लेबर ब्यूरो इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, ठीक है। जो आपका लास्ट वाला है यानी कि CPI रूरल अर्बन एंड कंबाइंड,
इसको कंपाइल करने का काम किया जाता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीएसओ के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम के अंदर वर्क करती है। ठीक है, दो मिनिस्ट्री यहां पर इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, दोनों का ही नाम याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, बेस ईयर सीपीआई के लिए क्या है, 2012 है इसके लिए बेस ईयर। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब प्रेजेंट कंटेस्ट क्या है, देखिए रिसेंटली क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा एक नई सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर विद अ बेस ईयर 2016 को रिलीज किया गया है। ठीक है ना, याद रखिए बेस ईयर हमने अब भी देखा सीपीआई के लिए कितना था, तो 2012। अब बेस ईयर फॉर सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर चेंज कर दिया गया है, 2016 कर दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये प्रेजेंट रीसेंट कंटेस्ट है। तो गाइज ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।